नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग आज देखते हैं कि जो 15 दिसंबर को सीटेट का पेपर होगा, 14 दिसंबर को भी होने वाला है। ये 14-15 दिसंबर को जो सीटेट का पेपर होगा उसके लिए सीडीपी के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है और हम लोग प्रैक्टिस सेट करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। ठीक है, द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड किस तरह से होती है। पहला है यूनिफॉर्म। जहां पे यूनिफॉर्म आएगा वो गलत होता है। यूनिफॉर्म आया गलत होगा। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान। जिस ऑप्शन में यूनिफॉर्म आएगा एक समान आएगा गलत होगा। इंडिविजुअल एंड सिक्वेंटली हो सकता है। इंडिविजुअलिस्ट एंड डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब होता है अव्यवस्थित। तो विकास जो है अव्यवस्थित नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, व्यवस्थित और क्रमानुगत होता है। सिक्वेंटली होता है, सीक्वेंस से होता है। सीक्वेंस होता है, क्रमागत होता है, और क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत होता है। हर व्यक्ति, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा था कि दो जुड़वा बच्चे हैं और एक का विकास तेजी से हो रहा है, दूसरे का कम हो रहा है, तो क्या है, ये इंडिविजुअल है। जबकि ट्विंस हैं, फिर भी दोनों का विकास जो है अलग अलग हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअली होगा और व्यक्तिगत क्रमानुसार भी होता है। इसके बारे में कुछ हम लोग फैक्ट भी देखते हैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है और प्रत्येक बच्चे की योग्यताएं एवं क्षमताएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं तथा विकास एक क्रम में सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चों की विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। इसलिए कहा जा सकता है कि बच्चे के विकास की प्रक्रिया भिन्न भिन्न, व्यक्तिगत और क्रमानुसार होती है, जैसा आपको बताया। तो व्यक्तिगत होता है और क्या होता है, क्रमानुसार होता है। इसका आपको ऑप्शन जो मिला वो आपको सी था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था, क्रिटिकल स्टेज के बजाय उसके अलावा संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पहले क्रिटिकल एज कहा किसे जाता है, बालक को जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को 5 वर्ष की अवस्था को क्रिटिकल एज कहा जाता है। संवेदनशील अवस्था है, इसमें बालक क्या करता है, ज्ञान संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी हर चीज जो है सीखता है। तो इसी को क्रिटिकल स्टेज कहा जाता था, आजकल इसे संवेदनशील कहते हैं। ठीक है, सेंसिटिव जोन में है। इस समय माता पिता को बच्चे का केयर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी समय है बालक जो है सीखता है, क्रिटिकली सीखता है। पहला करा है, विकास की प्रकृति कैसी है, गतिशील है, तो हो सकता है। विकास जो है केवल वनली की बात कर रहा है, गलत हो जाएगा। यहां भी केवल की बात कर रहे हैं, ऑप्शन निकाल दो। विकास स्थिर और नियत होता है। स्थिर जहां पे आएगा, कांस्टेंट जहां पे आएगा वो क्या होगा, फिक्स जहां पे आएगा, स्टेटिक्स जहां पे आएगा, फिक्स जहां पे आएगा, वो भी गलत होगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो बचा क्या, एक। विकास की प्रकृति कैसा होती है, डायनामिक जो होता है वो सही होता है, और जहां पर स्टेटिक्स आएगा वो गलत होता है। स्टेटिक माने स्थिर हो जाना, जड़,
यानी बच्चा उसमें परिवर्तन नहीं कर पाएगा, आगे नहीं सीख पाएगा, और ये बात गलत होता है। तो इसका जो ऑप्शन मिला आपको ए ऑप्शन मिला। क्यों मिला, इसका हम लोग कुछ फैक्ट भी देखते हैं। फैक्ट देखने के लिए यहां है, वर्तमान समय में या आजकल सिद्धांतकर क्रांतिक अवस्था क्रिटिकल स्टेज के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि क्रांतिक अवधि प्रदर्शन को अस्थायी रूप से बदल देता है, जबकि संवेदनशील अवधि सीमित समय के दौरान अनुभव अपना प्रभाव डालता है। इसी कारण से क्रिटिकल की जगह ये। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ऑप्शन ए कहेगा एसेंशन और ऑप्शन आर कहेगा ये। तो कहेगा ऑप्शन ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहां से दूसरा क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेनेशन से बन सकता है। तो जहां पे वर्तमान समय में आजकल इसकी जगह क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जो क्रिटिकल एज होता है वह अस्थाई होता है और से बदल देता है, परमानेंट बदल जाता है, जबकि संवेदनशील सीमित समय के लिए होता है, कम समय के लिए होता है और उसके अनुभव पर अपना प्रभाव भी डालता है। अगला क्वेश्चन फिर देखें, नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर है, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में अंतर है। यह किस सिद्धांत के कारण है? अभी आपको बताए कि दोनों लगभग बराबर एज के हैं और दोनों में जो है डेवलपमेंट अलग अलग है। पहला दिया हुआ है विकास शीर्षगामी होता। शीर्षगामी मतलब सिर से पैर की ओर। शीर्षगामी का मतलब सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। समीपस्थ ध्रुव मतलब मध्य से, सेंटर से मध्य से बाहर की ओर होता है, मध्य से बाहर की ओर होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत एक रूपता जहां आएगा, यूनिफॉर्मिटी आएगी, ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। आपको मिला कौन? सी। अभी बताए थे इंडिविजुअल डिफरेंस। ये दोनों एक साथ है, फिर भी दोनों का संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास अलग अलग है। ये किसके कारण है? ये इंडिविजुअल के कारण है, ये भिन्नता के कारण है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसका डी हुआ। इसके बारे में ये देख लेते हैं। दोनों की संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में अंतर है, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत के कारण है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की दर भिन्न भिन्न होती है। हर आदमी के सीखने का जो रेट होता है भिन्न भिन्न होता है। सभी की योग्यता, क्षमता, सोचने की क्षमता का स्तर भिन्न भिन्न होता है। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं, उनमें से एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्नताएं हैं अवश्य मौजूद होती। इस दुनिया में देखते हैं इतने लोग हैं, सब में कुछ न कुछ अलग डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। यहाँ की ट्विंस बालक में भी इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। तो इसके कारण क्या है? उन दोनों की विकास अलग अलग होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण है। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, ए और आर का कारण यहां पे है बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जाता है। बालक का जो विकास होता है केवल आनुवंशिकता के द्वारा होता है, ये बात गलत है। आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल पर डिपेंड करता है। जितना ये आनुवंशिकता है उतना ही उस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों होता है, इसलिए ये ऑप्शन
गलत है। पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता, ये भी बात गलत है। सही विकल्प चुनिए। तो ए भी गलत है और आर भी गलत है, दोनों गलत हैं। तो देखो यहां पे दिया हुआ है डी, ए और आर दोनों गलत हैं। इसका ऑप्शन जो आएगा ए और आर दोनों गलत दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है इसमें वातावरण को छोड़ा दिया है और इसमें कह रहा है वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए ऑप्शन गलत है। बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता की जिम्मेदार ठहर रहा है। यह कथन गलत ही है, क्योंकि बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि देरी के लिए आनुवंशिकता के साथ साथ पर्यावरण कारक भी, वातावरण और पोषण आदि को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता, यह कथन भी गलत है, क्योंकि पर्यावरणीय कारक विकास के अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पर्यावरण विकास पर एक बड़ा प्रभाव भी डालते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपको गलत मिला, कथन जो है और सेंसन और रीजनिंग दोनों गलत मिला। ठीक है, इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल और रैखिक होता है। देखो जहां पे लीनियर की बात कहेगा, रैखिक की बात करेगा नहीं होता। कैसा होता है? स्पाइरल होता है, ऐसे कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा होता। तो ये बात तो गलत हो गया। एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया हो सकता है, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, ये भी है। एक निश्चित और स्थिर, यहां पर स्थिर है। निश्चित जहां आएगा, कांस्टेंट की बात आएगा। देखो यहां स्टैटिक्स लिखा है, गलत होगा। जो सामाजिकरण है एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स से मल्टी डायमेंशनल है, जटिल से क्या होता है? बहुआयामी प्रक्रिया है। यह बात सही होगा। एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित, ऑर्डरली एंड वेल लेड, जहां पर ये वेल लेड आएगा वो ऑप्शन भी गलत होता है। तो इसका केवल आपको सी सही होगा। एक कॉम्प्लेक्स है, जटिल है और बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल होता है। क्यों होता है इसका हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। बच्चों का सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत सी संस्थाएं और कई कारक बच्चों के उनके जीवन के दौरान बहुत बार प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही सामाजिकरण बहुआयामी भी होता है, क्योंकि प्राथमिक सामाजिकरण के रूप में परिवार, घर, पास पड़ोस आदि आते हैं, तथा द्वितीयक सामाजिकरण के रूप में विद्यालय, धर्म, मीडिया, ये सब आते हैं। तो दोनों जो है आपका यह है, एक कॉम्प्लेक्स है, एक जटिल प्रक्रिया है। और सामाजिकरण जो है प्राथमिक और द्वितीयक दो होता है। प्राथमिककरण में आपका परिवार आएगा और द्वितीयक में विद्यालय, पत्र पत्रिका सब आएंगे। किस चरण में बच्चे अनुमान लगाना और अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं? कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल थिंकिंग। देखो फॉर्मल थिंकिंग, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, और देखो यहां पर फॉर्मल दिया है। फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक संक्रियात्मक। इसी अवस्था में बालक क्या करता है? अमूर्त चिंतन करता है। इसी अवस्था में बालक निगमन की क्रिया करता है। इसी अवस्था में बालक वर्बल रीजनिंग देखता है, शाब्दिक जो है समस्या सीखता है, समस्या का समाधान सीखता है। ये सब क्रिया जो है अमूर्त चिंतन औपचारिक स्टेज में होती है। यह पियाजे के अनुसार ये विकास की सबसे उच्चतम सीमा है।
इससे उच्चतम कुछ नहीं हो सकती, और ये बालक के जो है बसंत एज के रूप में जाना जाता है। इसे बालक का बसंत अवस्था कहते हैं, बसंत अवस्था कहते हैं, इसे बालक का बसंत अवस्था कहते हैं। तो ये चीजें जो है आपको अनुमान लगाना, अमूर्त चिंतन, ये सारी चीजें जो है आपको औपचारिक स्टेज में आएगा। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, यहां पे दिखाई पड़ रहा है। संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक संक्रियात्मक चरण में बच्चे अनुमान लगाने, अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं तथा इस चरण में बच्चे अमूर्त सिद्धांतों और काल्पनिक संभावनाओं से संदर्भ में सोचना शुरू कर देते हैं। यह अवस्था 11 वर्ष के ऊपर की अवस्था मानी जाती है। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और अमूर्त और औपचारिक क्रिया जो है 11 से ऊपर, 11 से 15। ये कुछ हम लोगों ने फैक्ट देखा जिसमें आपने सवाल को सही किया। क्वेश्चन नंबर अगला, जिन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा में संशोधित करता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बच्चे का जो स्कीमा बना हुआ है, इस स्कीमा में चेंज होता है, 2 तरह से होता है। एक तो नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा में चेंज करेगा, उसे कहेंगे एकोमोडेशन, और एकदम चेंज करेगा तो उसे कहेंगे एसिमुलेशन। एसिमुलेशन और एकोमोडेशन 2 होते हैं। तो एकोमोडेशन में क्या होता है, बच्चे जो है नए अनुभव को स्कीमा में चेंज करते हैं, और जब स्कीमा में एकदम नई चीजें को चेंज करना होगा तो उसे कहेंगे हम एसिमुलेशन। तो देखिए, पहला है एकोमोडेशन, सही है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लोग होते हैं, इन लोगों का समूह है, पीपल्स है, लोगों का समूह है। अधिसंज्ञान, अधिसंज्ञान में बालक का स्वयं का व्यवहार और ज्ञान होता है, अधिसंज्ञान कहलाता है। पार्डमिक स्कैफोल्डिंग, ये जो है वाइगोस्की की देन है, और वाइगोस्की ने कहा था कि हम बच्चे को क्या करते हैं, क्लू देते हैं, हिंट देते हैं, तो उन बच्चा क्या करता है, उस चीजों को सॉल्व कर लेता है। तो यहां पे जो आपको सही आया उसे क्या कहेंगे, समायोजन, एकोमोडेशन। यहां पर भी कुछ फैक्ट है। जिन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा में संशोधन करता है, इस प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। समायोजन तब घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभव में के अभिप्राय से समझता है, जबकि अधिसंज्ञानात्मक से व्यक्ति की स्वयं की अनुभूति है, स्वयं की फीलिंग होती है, और ज्ञान के प्रति जागरूकता है। ज्ञान के प्रति जागरूकता और स्वयं की अनुभूति क्या कहलाता है, अधिसंज्ञान कहलाता है। तथा पाड़ या मचान से तात्पर्य है बच्चों को उनकी प्रगति अवस्था रुकने के अनुरूप इशारे देना, क्लू देना, यह कहलाता है। तो इसका जो आपको सही होगा वो आपने समायोजन माना था, एसिमुलेशन माना था, एकोमोडेशन और एसिमुलेशन। फिर जीन पियाजे पर क्वेश्चन आ गए। जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रित, इके कहते हैं ईगोसेंट्रिक। देखो दिया होगा, ईगोसेंट्रिक से क्या मायने, बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब यह है कि बच्चा कहता है जो हम जानते हैं वही दुनिया जानती है, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अगर हम घूम रहे हैं तो दुनिया घूम रही है, अगर हम घूम रहे हैं तो पृथ्वी घूम रही है। ईगोसेंट्रिक होता है। तो पहला देखिए क्या कर रहा है, किसी स्थिति के एक से ज्यादा आयाम पर विचार करना।
एक से ज्यादा आयाम पर जब विचार करेगा तो ईगोसेंट्रिक नहीं होगा, ठीक है, डिसेंट्रिक होगा। सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना, तब भी ईगोसेंट्रिक नहीं होगा। अपनी सोच को जो मेंटल थिंकिंग है उसके आधार पर करना, वो जो है आपका ईगोसेंट्रिक नहीं होता। मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, ये भी आपका ईगोसेंट्रिक नहीं होगा। जहां संसार की समझ बनाएगा वो ईगोसेंट्रिक नहीं होता। ईगो में स्वयं होता है, जो हम है वही सब है, वही दुनिया है। तो देखो यहां पे दूसरे के अनुभवों के सांसारिक दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति करना। जो दूसरे के अनुभव है उसे अपने दृष्टि से देखना, हमें सब कुछ है, हमें सब कुछ जानते हैं, यह कहलाता है ईगोसेंट्रिक। तो इसका जो ऑप्शन आपको सही मिलेगा वो सबसे सुटेबल आपको डी मिलेगा, ईगोसेंट्रिक। इसका फैक्ट भी कुछ देखते हैं हम लोग। तीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रियता दूसरे के अनुभवों को सांसारिक दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोण में देखने की प्रवृत्ति है। यह संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के दौरान होती है। ये कब होती है? ये बच्चों में 2 से 7 वर्ष के दौरान होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है, उत्पन्न होती है, जिसमें बच्चे यह मानने लगते हैं कि संपूर्ण दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है और जो भी सोचते हैं या कहते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। अपने को सही मानता है, बाकी सबको गलत मानता है, ईगोसेंट्रिक कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। कह रहा है लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण योगदान है। अनुबंध, कंडीशन, ये व्यवहारवादियों का है। पुनर्बलन, ये भी व्यवहार। सांस्कृतिक परिवेश, इनका सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत है। इसके सिद्धांत को कहते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक और सांस्कृतिक थ्योरी है इनकी। बच्चा किससे सीखेगा? समाज से सीखेगा और किससे सीखेगा? कल्चर से सीखेगा। ये सही है। स्कीमा जो है पियाजे की देन है। अनुबंध और ये पुनर्बलन यह व्यवहारवादी की है और सांस्कृतिक परिवेश वाइगोस्की की है। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन, वो सी ऑप्शन सही होगा। यह किसकी देन है? वाइगोस्की की देन है। इसके बारे में कुछ फैक्ट भी हम लोग देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार सांस्कृतिक परिवेश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, इंटरेक्शन द्वारा, देखो ये वर्ड जहां पे आएगा वो सही होता है। बालक किसके द्वारा सीखता है? इंटरेक्शन के द्वारा सीखता है। इंटरेक्शन माने जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ेगा, इंटरेक्ट होगा, सीखेगा, द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं। इसीलिए सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक उपकरण का उदाहरण है। तो यहां पे आपने फैक्ट देखा कुछ। इसके बाद जो है हम लोग फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दिया जाना चाहिए? क्लास में किसको महत्व दिया जाना चाहिए? सस्वर पाठ और रटने को। देखो रटने के लिए मना किया जाता है। सहयोगात्मक सीखने, कोलेबरेटिव लर्निंग, सहयोग के साथ सीखना सही है। इनाम और सजा के उपयोग करना गलत हो जाएगा। प्रतिक्रिया में अनुबंधन द्वारा, कंडीशन द्वारा गलत हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है कोलेबरेटिव लर्निंग कहता है, पीयर लर्निंग कहता है। कोलेबरेट का मतलब सहयोग के साथ सीखेंगे, पीयर लर्निंग साथियों के साथ सीखेंगे, ये है आपका। इसके बाद कुछ फैक्ट इसमें भी है।
लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में सहयोगात्मक सीखने का महत्व दिया जाएगा। वाइगोस्की की सहयोगात्मक अधिगम युक्तियां विद्यार्थियों के सीखने के लिए एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं केंद्रित है। इसमें 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ को सीखने का प्रयास करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम छात्रों को स्वयं करके सीखते लर्निंग बाय डूइंग का अवसर देता है। कोलैबोरेटिंग में क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग का अवसर देता है, स्वयं करके सीखेगा बालक, इसलिए कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होता है वो सही होता है। इसके बाद आपको ये खत्म हो गए। इतने क्वेश्चनों का हम लोगों ने आज मिलजुल करके डिस्कशन किया, सभी के सहयोग के साथ डिस्कशन किया। उम्मीद है आपको यह काफी यूजफुल होगा और ऐसे ही जुड़े रहिए और आप निश्चित ही 14 दिसंबर को सक्सेस होंगे। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग। सभी लोगों को धन्यवाद।